हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 10 जून और 10 जून को जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास करते हैं एक बेहतरीन से मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे खुद से बनाना। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करते रहिए और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। चलिए, क्लास शुरू होने से पहले हम महत्वपूर्ण दिवस और थीम की बात करते हैं, जिसमें अभी तक हमने 9 जून तक के यानी कि 9 तारीख तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस थीम देख लिया। आज है 10 तारीख, तो हम देखेंगे 10 जनवरी से लेकर 10 जून तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम, जिसमें हम बात करेंगे 10 जनवरी की विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और थीम थी इस बार की पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। 10 फरवरी की बात करें तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। थीम थी डालें मिट्टी और लोगों को पोषण देना। बात करेंगे इसके बाद 10 मार्च की, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो थी न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं। और 10 अप्रैल की बात करें यहाँ पे तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य एक परिवार। 10 मई की बात करें तो विश्व ल्यूपियस दिवस मनाया जाता है, जिसमें थीम थी ल्यूपियस रोग को दृश्यमान बनाना। और 10 जून की है 10 जून की बात करें तो विश्व हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है और इस बार की जो थीम है वो है हस्तशिल्पियों के कौशल का सम्मान करना और पारंपरिक कला को विश्व स्तर पर संरक्षित करना। अब बात करेंगे दोस्तों आज के पहले करंट अफेयर क्वेश्चन का, जिसमें है उत्तराखंड वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर है। तो ये दोस्तों 63.42% एक यहाँ पे वन आवरण है। यहाँ पे इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड का जो कुल वन आवरण है इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना परसेंट है जो देश के पर्यावरण की दृष्टि से बेहद समृद्ध राज्यों की श्रेणी में रखता है इसको। अब बात करेंगे इसके विवरण की, तो यहाँ पे वन भारतीय वन संरक्षण द्वारा यानी कि एफएसआई देहरादून द्वारा द्विवार्षिक रूप से इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे जारी की जाती है। द्विवार्षिक रूप से तैयार की जाती है हमेशा। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला जो है वो पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, और प्रतिशत के आधार पर उत्तराखंड का क्षेत्र लगभग, यहाँ पे दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया है, ये नैनीताल नहीं है, ये है चंपावत। ठीक है, चंपावत। और ये कितने परसेंट पे है, 69.06% पे। ठीक, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे नैनीताल। ठीक, नैनीताल जो कि है 67.43% पे। ठीक है, तो फर्स्ट पे चंपावत है, दूसरे पे नैनीताल है। और अगला है राज्य में सबसे कम वन आवरण क्षेत्रफल जो है वो उधम सिंह नगर का ही है। ठीक है, राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 2001 को हुई थी, जो वनों के संरक्षण और बेहतर वैज्ञानिक प्रबंधन के उद्देश्य से की गई थी। और ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो कब जारी की थी, 21 दिसंबर 2024 को जारी की थी। ठीक है, 2024 में 18वीं वन रिपोर्ट है ये। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। वर्ष 2025-26 के दौरान उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की जो संख्या है सर्वाधिक प्रतिशत यहाँ पे वृद्धि दर्ज की है। तो ये कॉर्बेट राजाजी नेशनल पार्क पे दर्ज की है वृद्धि। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य जो थे चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी, इनको मिलाकर की गई थी। और 2015 में देश का 48वां और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व यहाँ पे घोषित किया था। ये जो उद्यान है मुख्य रूप से एशियाई हाथों के सुरक्षित प्राकृतिक आवास के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसका विस्तार उत्तराखंड के 3 जिले जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में फैला हुआ है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे जनरल सी राजा गोपालाचारी, इनके नाम पे किया गया था। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी और यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पे निःशुल्क कोचिंग और अध्ययन सामग्री यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा। बात करेंगे इसमें मुख्यमंत्री उत्थान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के लोग हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको प्रशासनिक सेवाओं के लिए सम्मान अवसर यहाँ पर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम के विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन यहाँ पे दिया जाता है। निःशुल्क कोचिंग के साथ साथ योजना में छात्रों को अध्ययन सामग्री, जरूरी किताबें और टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध यहाँ पे कराई जाती है। और इसी इसी से जुड़ी हुई जो राज्य की ज्ञानकोश योजना है उसके तहत विभागीय हॉस्टल, आश्रम पद्धति, विद्यालय और पुस्तकालयों का उपयोग अध्ययन यानी कि सब चीज़ यहाँ पे केंद्र के रूप में दिया जा रहा है। और ये विशेष रूप से पहल जो है दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के उन छात्रों के लिए लाभकारी जो शहरों में रहने और महंगी कोचिंग का खर्च वहन करने में अक्षम है, यानी ये नहीं कर सकते। ठीक, अगला क्वेश्चन है
उत्तराखंड बजट 26-27 में पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए कितनी प्रारंभिक राशि यहाँ पे आवंटित की गई है? तो ये 200 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। यहाँ पे बात करेंगे पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर जिले में स्थित है उत्तराखंड के, ठीक है। कुमाऊं मंडल का एकमात्र तो नहीं है, यहाँ पे गलत लिख दिया ये। यहाँ पे क्योंकि पिथौरागढ़ में नैनी सैनी भी है, ठीक है, नैनी सैनी। बात करेंगे इसके बाद, इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने से कुमाऊं क्षेत्र के जो प्रमुख पर्यटन जैसे कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, जिम कॉर्बेट, इसमें वैश्विक पर्यटकों की पहुंच यहाँ पे आसान होगी। और इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भारतीय विमानपत्तन यानी कि एएआई के सहयोग से नई हवाई पट्टी और नए टर्मिनल भवन का भी निर्माण यहाँ पे प्रस्तावित है। वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा जो प्रमुख हवाई अड्डा है वो देहरादून स्थित जौली ग्रांट हवाई अड्डा है। केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है उसके तहत हेलीपैड और छोटे हवाई मार्गों का यहाँ पे तेजी से विस्तार यहाँ पे किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश के किस राज्य ने अपने यहाँ पहले पूर्णतः डिजिटल पुस्तकालय नेटवर्क का उद्घाटन यहाँ पे किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। यहाँ पे फर्स्ट ऐसा राज्य बन गया तमिलनाडु जिसने अपनी सार्वजनिक लाइब्रेरियों को एकीकृत करके डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। इस नेटवर्क के माध्यम से ई बुक्स, शोध पत्र, दुर्लभ ऐतिहासिक दस्तावेज और जो कॉम्पिटिशन की परीक्षा की अध्ययन सामग्री फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। ये पहल केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान आधारित समाज यानी नॉलेजेबल इकोनॉमी यहाँ पे बदलना है। चेन्नई स्थित अन्ना शताब्दी पुस्तकालय जो है एशिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है और इस पूरे नेटवर्क के जो नोडल केंद्र हैं वो नोडल केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं अन्ना शताब्दी पुस्तकालय। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जो है इसका विकास शिक्षा मंत्रालय की पहल के तहत आईआईटी खड़गपुर द्वारा यहाँ पे किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र पर्यावरण मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा वर्तमान में वनों और वृक्षों से आच्छादित है? तो यह है 24.62%। सघन वृक्षारोपण और सामुदायिक वनीकरण के लिए भारत का जो कुल वन और वन आच्छादन बढ़ाकर कितना हो गया, लगभग 24.62 के स्तर पर पहुंच गया। यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 1988 के अनुसार यहाँ पे पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कम से कम 33% हिस्सा वनों से ढका होना यहाँ पे कंपलसरी है। क्षेत्रफल के आधार पर वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है, जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसका तीसरा स्थान है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो सर्वाधिक जो है वो मिजोरम में लगभग 84.53% यहाँ पर दर्ज किया है। और विश्व स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में यहाँ पे शामिल है, जो वैश्विक वन क्षेत्र का लगभग 2% हिस्सा यहाँ पर कवर करता है। ट्री कवर की बात करें तो इसमें छोटे पैच या बिखरे हुए पेड़ भी शामिल होते हैं जिनका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है और जो क्या है वन क्षेत्र से बाहर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने लघु और मध्यम उद्योग के लिए एमएसएमई सहज डिजिटल लोन सुविधा ये शुरू की है? तो ये की है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है। एमएसएमई सहज की बात करें तो ये पूरी तरह से डेटा संचालित है जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके यहाँ पर तुरंत ऋण मूल्यांकन किया जाता है। इस सुविधा के तहत 1 लाख तक का इनवॉइस आधारित ऋण यहाँ पे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप यानी कि एंड टू एंड डिजिटल यहाँ पे दिया जाता है। एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो भारत की जीडीपी में लगभग 30% और कुल निर्यात में लगभग 45% का यह महत्वपूर्ण योगदान है। और भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें एसबीआई की तो देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और एमएसएमई उद्यमों को पारिभाषित करने के लिए अब निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों को आधार यहाँ पर माना जाता है 2020 की परिभाषा के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की जो अंतिम तिमाही है इसमें भारत की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वृद्धि कितनी दर्ज की गई थी? तो ये की थी 5.6%। यहाँ पे बिजली क्षेत्रों में आए उछाल के कारण आईआईपी विकास दर यहाँ पे 5.6 दर्ज की गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इस क्षेत्र के विनिर्माण गतिविधियों को मापने का एक यहाँ पे अल्पावधि संकेत है प्रमुख आईआईपी, ठीक। आईआईपी के जो आंकड़े हैं वो एनएसओ द्वारा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। वर्तमान में जो आईआईपी की गणना है उसके लिए आधार वर्ष से क्या रखा गया है, ये इंपोर्टेंट है, 2011-12 का बेस ईयर रखा गया है, ठीक है। बाकी इतने कोई इंपोर्टेंट नहीं है। और हाँ, ये 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं जो उन पे यहाँ पे मापे जाते हैं, ठीक, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर 300 इसका पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है प्रियांशु राजावत का। तो जो स्विस ओपन है ये विश्व बैडमिंटन महासंघ के अंतर्गत एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित
किया जाता है। प्रियांशु राजावत भारत के उभरते हुए युवा शटलर है, जो उस भारतीय पुरुष टीम का भी हिस्सा रहे जिसने 2022 में ऐतिहासिक थॉमस कप जीता था। विश्व बैडमिंटन महासंघ की बात करें तो बैडमिंटन के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जैसे कि सुपर 300, 500 और 1000 का नियमन करता है। स्विस ओपन का जो पुरुष एकल खिताब है, जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? किदाम्बी श्रीकांत थे, 2015 में उपलब्धि हासिल की थी। और BWF की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2026 का मुख्य फोकस किस पर्यावरणीय संकट पर आधारित है? तो यह है वनों की आग और ध्वनि प्रदूषण पर आधारित है। बात करेंगे UNEP की, तो स्थापना 5 जून 1972 को मानव पर्यावरण पर ऐतिहासिक जो सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें की गई थी। फ्रंटियर्स रिपोर्ट UNEP का एक प्रमुख वैज्ञानिक प्रकाशन है जो उभरते हुए वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और उनके संभावित समाधानों को रेखांकित करता है। वाइल्ड फायर की बात करें तो ये न केवल जैव विविधता को नष्ट करती है, बल्कि ये भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन और ग्रीन हाउस गैस भी उत्सर्जन करती है। और WHO के अनुसार 65 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है वो हानिकारक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है, जो हार्ट, हृदय रोगों और तनाव का मुख्य कारण भी बनता है। UNEP की बात करें तो इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी जो है नैरोबी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 में किस देश को इस बीमारी के सर्वाधिक मामले वाले देशों की सूची में यहाँ पर रखा गया? तो ये रखा है A और B दोनों, भारत और नाइजीरिया दोनों। यहाँ पे देखें तो हेपेटाइटिस रोग लीवर की सूजन से संबंधित एक गंभीर संक्रामक बीमारी जो 5 मुख्य वायरस यानी कि A, B, C, D और E के कारण होती है, यानी कि हेपेटाइटिस A, B, C, D ऐसे करके। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमित रक्त और शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से फैलते हैं, और ये क्रोनिक लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का भी कारण है। जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो 28 जुलाई को डॉक्टर बारूक बलमर्ग यानी कि हेपेटाइटिस बी के जो वायरस था उसकी खोज करता है, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 28 जुलाई को। और भारत सरकार ने 2030 तक देश से वायरल जो हेपेटाइटिस सी है इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम भी शुरू किया है। और WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड है विश्व स्वास्थ्य दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता की नई इकाई यूनिट 4 ने अपना वाणिज्य संचालन यहाँ पे पूर्ण रूप से शुरू किया? तो ये क्या है? काकरापार, गुजरात में। बात करेंगे इसकी, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है गुजरात के तापी जिले में स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की टेक्निक की बात करें तो प्राकृतिक पेट्रोलियम का ईंधन के रूप में और भारी जल जो होता है D2O, इसके शीतलक, कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, जो 700 मेगावाट क्षमता वाले ये रिएक्टर अब तक के सबसे बड़े स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित यहाँ पे रिएक्टर हैं। भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें, 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की रूपरेखा किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने तैयार की थी। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो देश के सभी वाणिज्य परमाणु संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और सुरक्षित संचालन के लिए उत्तरदायी है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की स्थापना से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।